तो पुराने वक्तों से आप लाइफ को इजीली दो हिस्सों में बांट सकते थे। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या तो आप एनिमल समझते थे, एनिमल वो वाले कि उसको कोई डंडा मारे तो वो भागता है या आवाज निकालता है या कोई और ऐसी हरकत करता है, और उसके मुकाबले में दूसरे जिसको जितने मर्जी डंडे मारते रहे तो वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, वो गिर जाएगा, मर जाएगा, लेकिन वहां से हिलेगा नहीं। ठीक है, तो वो कौन सा है? वो प्लांट है, और जो भागते हैं, दौड़ते हैं, बाकी हरकतें करते हैं, वो एनिमल्स हैं। तो हमने बायोलॉजी को दो आसान ग्रोहों में तकसीम किया हुआ था। बॉटनी कहते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स को, और जूलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स को। 300-400 साल तक ये डिवीजन भी समझ आती थी, लेकिन उसके बाद फिर जूं जूं नई चीजें डिस्कवर होती गई तो उस वक्त तक फिर हमें मजीद ब्रांचेस बनाने की जरूरत महसूस हुई, तो हमने इनको आगे फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। अब बुक के अंदर एक लाइन लिखी हुई है पहले सफे के लास्ट पैराग्राफ के ऊपर, और उसमें डेफिनेशंस दी हुई, मतलब सिर्फ वर्ड्स लिखे हुए हैं, और ये लिखा हुआ है कि ये चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। अगर बुक के अंदर, बायोलॉजी की बुक के अंदर किसी जगह पर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो उसकी मुकम्मल डेफिनेशन पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, किसी तस्वीर में कोई लफ्ज लिखा हुआ है, किसी टेबल के नीचे कोई लफ्ज लिखा हुआ है, कहीं पे भी कुछ भी लिखा हुआ है और उसकी अगली पिछली कोई बात भी नहीं बताई, फिर भी वो पेपर में पूछी जा सकती है आपसे। तो इस वजह से इन सारे नामों की कंप्लीट डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन से मुराद ये होती है, यानी आपसे पूछा जाए कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है, तो आप दो जुमलों में, दो सेंटेंसेस में उसका जवाब देने के काबिल होने चाहिए। अगर आप दो जुमले उसके ऊपर लिख देते हैं तो आप 2 नंबर उसके पूरे आपको शॉर्ट क्वेश्चन के मिल जाएंगे। तो एम्ब्रियोलॉजी है जी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसे कहते हैं? एम्ब्रियो उस फॉर्म को कहते हैं जो पैदाइश या अंडे से निकलने से पहले होती है। ठीक है, जिस वक्त आप अपनी मां के पेट में थे या चूजा अंडे के अंदर था, तो उस वक्त तक जो आपकी बॉडी की फॉर्म है उसको आप एम्ब्रियो कह सकते हैं। ठीक है, तो अनबॉर्न या अनहैच्ड ऑफस्प्रिंग को एम्ब्रियो कहते हैं, और वो डेवलपमेंट के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहा होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको आपका चेहरा बनने की स्टेजेस दिखाई हुई हैं कि आप पहले किस फॉर्म में थे, बिल्कुल छोटे माइक्रोस्कोपिक जब थे, तब कैसे कैसे करके आपके चेहरा डेवलप हुआ है। तो इस किस्म की चीजें, चेहरा कैसे बना है, हाथ कैसे बना है, दिमाग कैसे बना है, दिल कैसे बना है, तो ये चीजें हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो जाइगोट से लेकर कंप्लीट इंडिविजुअल बनने तक का प्रोसेस एम्ब्रियोलॉजी में आता है। फिर डेफिनेशन है इकोलॉजी। अब इकोलॉजी स्टडी है रिलेशनशिप्स की। कौन सी? दो तरह के रिलेशनशिप्स। नंबर एक, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ ताल्लुक पड़ा जाए। मिसाल के तौर पे आपका और बकरी का क्या ताल्लुक है? क्या आप उसका दूध पीते हैं या आप उसको खाते हैं? ठीक है, या आपका और मच्छर का क्या ताल्लुक है कि वो आपको खाता है, आपका खून चूसता है। ठीक है, तो आपका दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या इंटरेक्शन हो रहा है, क्या ताल्लुक है, किस में पढ़ेंगे? इकोलॉजी में पढ़ेंगे। दूसरी कौन सी चीज पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर नॉन लिविंग सराउंडिंग्स, के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इर्द गिर्द की नॉन लिविंग चीजों के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये दो तरह के ताल्लुक आप स्टडी करते हैं, किसमें? इकोलॉजी में। फिर इसी तरह एक और ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी या फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, कि बॉडी कैसे काम करती है या बॉडी के हिस्से, ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, दिल, गुर्दे, फेफड़े, आंतें, मैदा, ये चीजें कैसे काम करती हैं, इस चीज को आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो दिल का धड़कने का जो तरीकाकार है या फूड की डाइजेशन का जो तरीकाकार है वो आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। आपके चैप्टर नंबर 12 से ऑनवर्ड जो चैप्टर्स आते हैं बुक के अंदर वो फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं। फिर उससे ऑपोजिट होती है जी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहते हैं शक्ल का मुताला, कि वो देखने में कोई चीज बाहर से कैसी है, कि हाथों में 5 उंगलियां हैं या पर बने हुए हैं, ठीक है, या घोड़े के सुम बने हुए हैं, या एक नाखून है उसके अंदर या 2 नाखून है। तो इस तरह की चीजें जब आप स्टडी करेंगे, 6 टांगे हैं या 8 टांगे हैं या 12 टांगे हैं, कितनी हैं,
तो इस तरह की जब बाहर से शक्ल सूरत का मुताला करेंगे तो वो मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। मॉर्फ का वर्ड और भी कई जगहों पे आगे चल के आएगा, तो अंडरलाइन कर लें, मॉर्फ का मतलब होता है शक्ल। फिर है एनाटमी। एनाटमी मॉर्फोलॉजी अमूमन कंपैरिजन पूछा जाता है, तो एनाटमी कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर का मुताला। एक तो है कि आप बाहर से देख रहे हैं कि आंखें कितनी है, नजर कैसी आती है, लाल रंग की हैं या नीले रंग की हैं, उसके मुकाबले में अंदर से आंख कैसे बनी हुई है, काट के देखेंगे तो वो चीज कैसी है, तो उसको हम एनाटमी कहते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एनाटमी। इसको इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं कि अंदर से साख्त कैसी है। फिर है पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी, पेलियो का वर्ड भी बार बार बायोलॉजी में अक्सर जगहों पे आता है। पेलियो का लफ्जी मतलब होता है कदीम, बहुत पुराना, बहुत ज्यादा पुराना, थोड़ा नहीं, ठीक है, तो वेरी ओल्ड। तो पेलियोंटोलॉजी कदीम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है। अब कदीम ऑर्गेनिजम्स आपको कहां से मिलेंगे, चलते फिरते तो नजर नहीं आएंगे, जाहिर है, वो मिलते हैं फॉसिल्स की फॉर्म में। तो इसलिए फिर पेलियोंटोलॉजी को हम कह सकते हैं कि ये स्टडी ऑफ फॉसिल्स है। अब फॉसिल क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं पुराने जानवरों की बाकियात, रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बाकियात जो पास्ट में, पुराने जमाने में रहते थे, फिर वो दब गए मट्टी में और उनकी बोन्स या बाकी उनके ट्रेसेस, उनके कदमों के निशान, कोई और ऐसी चीजें आपको मिलती हैं, तो उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। और फॉसिल्स की स्टडी पेलियोंटोलॉजी में होती है। मिसाल के तौर पे आप किसी पत्थर को तोड़ें और उस पत्थर में आपको इस तरह की शेप्स नजर आए, तो जाहिर है ये शेप्स खुद ब खुद तो नहीं बन गई। आपको देख के क्या पता लगता है कि कोई ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे दब गए थे, तो उनकी बाकियात है। इसी तरह डायनासोर आप सबने देखे हुए, उनकी हड्डियां हमें मुख्तलिफ इलाकों से मिलती हैं। और मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से जो वेल के फॉसिल मिलते हैं, उसकी चप्पू नहीं होते, उसकी टांगे होती हैं। ठीक है, यानी कि पुरानी सी वेल जिसके चप्पू नहीं थे बल्कि टांगे, कछुए की टाइप की टांगे थी, तो उनसे वो चलती थी। तो फॉसिल्स आप मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठे करके स्टडी करते हैं कि कहाँ पे कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते थे। फिर है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज को। और आपको पता है टिश्यूज किन्हें कहते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। एक जैसे सेल्स जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हों, तो उनको हम टिश्यूज कहते हैं। मिसाल के तौर पे दिल है, तो उसके अंदर मसल्स होंगे जो धड़कने का काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से दिल धड़कता है। तो इसी तरह जाइलम, फ्लोएम आपने पढ़े हुए हैं, तो जाइलम पौधों में पानी की कंडक्शन का काम करती है। तो वो हिस्टोलॉजी में आप स्टडी करेंगे कि कैसे वो काम करती है, देखने में कैसे नजर आती है। फिर है जी एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन कहते हैं चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो तब्दीली आती है। अब वक्त से मुराद यहाँ पे आपकी लाइफ टाइम वाला वक्त नहीं है कि जी जब आप छोटे थे तो आपके बाल भी छोटे थे, अब आप बड़े हो गए हैं तो आपके बाल बड़े हो गए हैं, तो वो वाली वक्त की बात नहीं हो रही, बल्कि साल हर साल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कई कई नस्लों के बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो तब्दीलियां आती हैं, उनको हम एवोल्यूशन में स्टडी करते हैं। तो पुराने जमाने में हमने बात की, मसलन वेल है, तो हमारे पास जो पुराने जमाने में वेल मिलती है तकरीबन 5 से 7 करोड़ साल पहले की, तो उसकी टांगे थी। लेकिन बाद में वेल्स की आहिस्ता आहिस्ता आज हम वेल देखते हैं तो उसकी टांगे मौजूद नहीं है। तो इससे हमें पता लगता है कि वो पुरानी वाली वेल से नई वाली वेल बनी है, पुरानी वाली की टांगे थी, अब वाले की टांगे नहीं है। और इस तरह जब आप बैकग्राउंड में पीछे जाते रहते हैं तो आपको पता लगता है कि लाइफ एक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुई है। तमाम तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक से डाइवर्ज होके मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स बने हैं। फिर है जी जेनेटिक्स। और जेन की हमने बात की थी। जेन का लफ्जी मतलब होता है पैदाइश। तो बाइबल में पहली किताब जो है जिसमें तज़किरा है कि जमीन और आसमान खुदा ने कैसे बनाए, तो वो जेनेसिस उसका नाम है, शुरुआत वाली, इब्तदा वाली। ठीक है, तो जेन हाइड्रोजन में भी आपने सुना है, जनरेटर में भी आपने सुना है, मुख्तलिफ वर्ड्स के अंदर। तो जेनेटिक्स है
पैदाइश कैसे होती है, मुराद ये है कि आपके करैक्टर्स कैसे पैदा होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो कहां से आते हैं। तो ये इनहेरिटेंस की स्टडी है, विरासत की स्टडी है, वालिदैन से औलाद में वो इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची, आपकी शक्ल बाप से क्यों मैच करती है, आपका कद काठ माँ जैसा क्यों है, ठीक है। तो वो सारे फीचर जो माँ बाप से आपको मिले हैं वो कैसे आए हैं, उसकी स्टडी जेनेटिक्स में करते हैं कि करैक्टर्स कैसे ट्रांसफर हुए हैं वालिदैन से औलाद को, और उसको फिर उसमें हम जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करते हैं। उसकी कल हमने बात की थी कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए या कुछ केसेस में आरएनए को कहते हैं, जो आपके तमाम फीचर्स बनाने की इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होती है। फिर है ज़ूओजियोग्राफी। ग्राफ का वर्ड पहले सुना है, तो तस्वीर बनाने को क्या कहते हैं, ग्राफी। तो जमीन की तस्वीर बनाने को जियोग्राफी, ठीक है। तो जियोग्राफी, जमीन की तस्वीर को दूसरा नाम क्या है उसका, नक्शा, मैप बनाने को, ठीक है। और फिर ज़ूओजियोग्राफी, जू किसके लिए होता है, एनिमल्स के लिए। तो ज़ूओजियोग्राफी, एनिमल्स जमीन के नक्शे पे कहां कहां हैं, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन द प्लैनेट अर्थ, कि एनिमल जमीन के ऊपर कहां कहां एग्जिस्ट करते हैं, इसको आप स्टडी करते हैं ज़ूओजियोग्राफी में, ठीक है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे एनिमल्स के बारे में आपको पहले से पता होता है कि कौन से कहां पे हैं। मसलन कैंगरू कहां रहता है, ऑस्ट्रेलिया में। धारीदार चीता कहां पे होता है, धारीदार शेर, बांग्लादेश, ठीक है। और कीवी कहां पे होता है, कहां से पता लगा, क्रिकेट टीमें, तीनों क्रिकेट टीमों के 3 अलग अलग जानवर हैं। न्यूजीलैंड का कीवी, या उन्होंने फर्न बनाया हुआ होता है, पत्ता बनाया हुआ होता है, या कीवीज उनको कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में वो कैंगरू लेके लोग बैठे होते हैं, बांग्लादेश वाले शेर लेके बैठे होते हैं। तो चीजें आप लिंक कर सकते हैं। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म कहां पाया जाता है, तो वो ज़ूओजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा एनिमल जो दूसरी जगह पे ना मिलता हो, तो आपने एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है जमीन के ऊपर कि कौन सा वाला कहां पाया जाता है, ठीक है।